हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट टॉपिक की ये लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमने अभी तक मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट पढ़ा, फिर रैंक देखा। अब हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड रैंक। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कि कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम मैट्रिक्स में के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी क्या होती है किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। मतलब अगर हमारे लीनियर इक्वेशंस एक से ज़्यादा एक साथ हों तो उनको क्या कहा जाता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या है, इक्वेशंस हैं। ये हमने क्या लिया है, जनरल इक्वेशन लिया है। जनरल इक्वेशन में क्या होता है कि हमने m नंबर ऑफ इक्वेशंस लिए हैं और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो m इक्वेशन n वेरिएबल का हमने सिस्टम लिया है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी सिस्टम को हम इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनको देखेंगे, इनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको इन जो वेरिएबल्स हैं उसको भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे और दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म है। हमने यहाँ ये जो मैट्रिक्स ली है, ये कैसी मैट्रिक्स है, जो कोएफिशिएंट्स थे ये लीनियर इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स थे उनकी एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर हमारे पास m इक्वेशन है और n वेरिएबल है तो जनरल फॉर्म में m क्रॉस n ऑर्डर की बनेगी। n वेरिएबल हैं तो जो वेरिएबल्स का वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, n क्रॉस 1। और ये वेक्टर क्या है, जो राइट हैंड साइड का, इसको कॉलम वेक्टर बोलते हैं। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें 2x + 3y = 5 और -x - 2y = 7 मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो कोएफिशिएंट्स क्या है, 2 3 और इधर -1 - 2। वेरिएबल्स क्या हैं, x और y, और जो राइट हैंड साइड का वेक्टर है वो 5 और 7 हो जाएगा। तो इसी तरह हम कन्वर्ट करते हैं किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में। अब जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो जो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ये मैट्रिक्स A है हमारी, क्या है, कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है। और X जो है वो किसका मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स का। तो इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। X हमारा क्या होगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल वेक्टर या सॉल्यूशन वेक्टर। सॉल्यूशन वेक्टर का मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन वेक्टर। और जो B है इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर या राइट हैंड साइड वेक्टर। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको कॉलम वेक्टर बोलेंगे। अब ये जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था। हमने m वेरिएबल और
एन एम इक्वेशन और एन वेरिएबल लिया था। अगर सर्टेन कंडीशन में जो इक्वेशन है, नंबर ऑफ इक्वेशन, वो भी एन हो जाए और वेरिएबल भी क्या हो जाए, एन हो जाए, मतलब जो इक्वेशन और वेरिएबल के नंबर्स हैं वो दोनों सेम हो जाएं, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ m क्रॉस n बनी थी तो क्या बनेगा, a n क्रॉस n बन जाएगा, और ये x क्या बनेगा, n क्रॉस 1, और b भी क्या होगा, n क्रॉस 1। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में देखा। अब डिपेंडिंग ऑन b, जो b है हमारा, b वेक्टर है, वो क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या नॉन जीरो। अगर वेक्टर v को हम क्या ले लें, जीरो वेक्टर, 1 n क्रॉस 1 का जीरो वेक्टर ले लें, तो इस केस में क्या कहा जाएगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। b अगर जीरो है तो होमोजीनियस बोला जाएगा, b अगर नॉन जीरो है, ये होमोजीनियस, b अगर नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब एटलीस्ट एक एंट्री क्या है, नॉन जीरो, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। जो हमारे सिलेबस में है वो ज़्यादा एप्लीकेशन नॉन होमोजीनियस का है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें अप टू 3 ऑर्डर के इक्वेशंस देखने हैं, तो हम उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालना। तो ये हमने देखा कि किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन वेक्टर बी कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होता है। अब हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट कब कहा जाता है और इनकंसिस्टेंट कब कहा जाएगा। कंसिस्टेंट कब कहा जाता है, जैसे हमने यहाँ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिया, जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे ए एक्स इज इक्वल बी। अगर इस सिस्टम का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन का मतलब कि एक x जो वेरिएबल वेक्टर है उसकी एटलीस्ट कोई एक पर्टिकुलर जैसे x का वैल्यू मिल जाए जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि x क्या है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट कब होगा, जब इसके कम से कम एक मतलब ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो दोनों कंडीशन में अगर कम से कम एक सॉल्यूशन मिल रहा है, वन सॉल्यूशन, तब भी कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन मिल रहा है मोर देन वन, तब भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन एक हो ज़्यादा हो उससे मैटर नहीं है, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। फिर इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट होगा, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगर ए एक्स इज इक्वल बी है, हमारे पास कोई एक्स ऐसा नहीं है या एक्स जीरो जो इसको सेटिस्फाई करे, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब इतना ही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट है, अगर नहीं मिल पा रहा है सॉल्यूशन, कोई नो सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो हमारा मेन टास्क यहाँ से क्या होगा कि हम सॉल्यूशन फाइंड करने की ओर जाएं। कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट, नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। अब मेथड्स कौन कौन हैं जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड है क्रैमर्स रूल, दूसरा है मैट्रिक्स मेथड, तीसरा है रैंक मेथड। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है
हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हमारा है रैंक मेथड। क्रैमर्स रूल काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और ये हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इन्हीं दो मेथड को देखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड से और रैंक मेथड से कैसे हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, कैसे नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो हम दोनों मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। पहला हम नॉन होमोजीनियस के लिए देख लेते हैं और फिर होमोजीनियस के लिए देखते हैं। पहले हम होमोजीनियस के लिए देखेंगे। होमोजीनियस सिस्टम हमने लिया। होमोजीनियस सिस्टम क्या है? ए एक्स इज इक्वल बी अगर है, अगर बी 0 हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा? होमोजीनियस। हम यहाँ स्क्वायर ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक चीज़ और है, जो क्रैमर रूल है और जो मैट्रिक्स मेथड है, इनकी एक लिमिटेशन है कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही अप्लाई होते हैं, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट और इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डिटर्मिनेंट और इन्वर्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का हम फाइंड कर सकते हैं। रैंक मेथड जनरल मेथड है। तो हम होमोजेनियस सिस्टम में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, जो वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन दोनों सेम है। अब जब हमें यहाँ ए मिल जाएगा, ए एक्स बराबर 0, तो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या उसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। मतलब यहाँ हम मैट्रिक्स मेथड से इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड, ये ध्यान रहे। अगर चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 है या 0 नहीं, दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर। अगर 0 नहीं है तो हम जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उस कंडीशन में जो यहाँ हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका, तो x बराबर क्या होगा? ए इन्वर्स 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 0। ये 0 वेक्टर है, मतलब जो x का मान मिलेगा वो n टपल में 0 0 0 मिलेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब अगर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है या मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है तो क्या होगा? उस कंडीशन में हम देखेंगे कि ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। अब नीचे 0 हो गया है तो ये ए इन्वर्स क्या होगा? हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ए इन्वर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना होता है। तो हम चेक करेंगे क्या, अब चूँकि यहाँ डिनोमिनेटर तो 0 हो गया है, अब अगर न्यूमरेटर भी 0 होता है, अब ये चेक करेंगे 0 होगा कि नहीं। तो x बराबर ए इन्वर्स 0 होगा। अब ए इन्वर्स का वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए में 0 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 0 मैट्रिक्स, और नीचे क्या है? 0। ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूशन मिलता है, मतलब इसमें जो एडजॉइंट ए इंटू जो बी है, बी क्या है हमारा? 0 है, वो क्या होता है? हमेशा 0 होगा। तो इस केस में जब डिटर्मिनेंट 0 होता है होमोजेनियस सिस्टम में, तो हमें क्या मिलता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो बात यह है कि सॉल्यूशन मिल तो रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं था तो एक सॉल्यूशन मिला, ट्रिवियल सॉल्यूशन, उस केस में भी कंसिस्टेंट है, और जब डिटर्मिनेंट 0 है तब भी कंसिस्टेंट है। इसका मतलब जो होमोजेनियस सिस्टम होता है वो होमोजेनियस सिस्टम ये क्या होता है? ऑलवेज कंसिस्टेंट। मतलब होमोजेनियस सिस्टम में सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा।
अगर कोई सोल्यूशन मिले या ना मिले, अगर ए एक्स बराबर 0 है तो एटलीस्ट 0 जो है एक्स जो ट्रिवियल सोल्यूशन है वो तो सोल्यूशन होगा ही होगा। तो ये होमोजेनियस सिस्टम का देखा। होमोजेनियस सिस्टम क्या है, हमेशा कंसिस्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में हमने सिस्टम लिया ए एक्स इज इक्वल बी। अब अगर मैट्रिक्स मेथड से देखें तो मैट्रिक्स मेथड में हमें क्या होना चाहिए, ए जो है मैट्रिक्स ए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली चीज़। अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर है तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यहाँ भी दो केस बनेगा, या तो डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 होगा या डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन ज़ीरो है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल बी, उसमें हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल ए इन्वर्स बी, और ये एक सोल्यूशन मिलेगा। और इस कंडीशन में हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, वो यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है वो नॉन सिंगुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो सोल्यूशन मिलेगा वो यूनिक होगा। अब बात आती है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या होगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हमें पता है कि ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। अब जो सोल्यूशन है वो क्या था, ए इन्वर्स बी। तो एक्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू बी बाई डिटर्मिनेंट ए। चूँकि डिटर्मिनेंट ए तो हमारा 0 है ही, ये क्या है 0 है। अब जो सोल्यूशन मिलेगा, अगर ऊपर का जो हमारा ये मैट्रिक्स है अगर ये नॉन ज़ीरो हो जाता है तो नॉन ज़ीरो बाई ज़ीरो क्या होगा, एक इनफाइनाइट टर्म्स की मैट्रिक्स बनेगी। तो इनफाइनाइट उस कंडीशन में हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उस केस में जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हम क्या चेक करेंगे कि एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा। दो वैल्यू हो सकती है, या तो ये 0 बन सकता है जीरो मैट्रिक्स, या तो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर ये नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो वेक्टर मिला यहाँ, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो सिस्टम का नो सोल्यूशन। और अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी 0 है, मान लीजिए ये 0 के बराबर है, तो हम 0 बाई 0 केस बनेगा। उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अगर हम देखें इन दोनों केस में जो हमने यहाँ डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो लिया है तो हमें क्या मिला था, यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन यहाँ मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब डिटर्मिनेंट 0 है तो दो केसेस बने हैं, उसमें एक केस में जो सिस्टम है इनकंसिस्टेंट है। कब, एडजॉइंट ए इंटू बी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इस केस में अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन ज़ीरो है तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और इस केस में क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट। अब इस मेथड में प्रॉब्लम क्या होती है, इस मेथड में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो अगर x इज इक्वल, अगर ए एक्स इज इक्वल बी दिया है तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करने के बाद हम ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एडजॉइंट
भी लंबा कैलकुलेशन होता है। तो जो लिमिटेशन है इस मैट्रिक्स मेथड की, पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए n क्रॉस n है तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए n स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए a जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो उसके लिए हमें 9 और डिटर्मिनेंट फाइंड करने पड़ेंगे 3 स्क्वायर, जिससे हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ए। फिर एडजॉइंट ए मिलने के बाद उसको बी से प्रोडक्ट करेंगे, बी का प्रोडक्ट चेक करेंगे जीरो है या नहीं जीरो है। तो ओवरऑल ये जो मेथड है वो टाइम कंज्यूमिंग है और लिमिटेड है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के तक। अब हम एक जनरल मेथड पढ़ेंगे जो हमारा क्या है, रैंक मेथड। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे मेंस में तो क्वेश्चन ज़रूर बनने हैं, प्री में भी पूछ लेता है। तो प्री में जो क्वेश्चन आता है, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो प्री में जो क्वेश्चन पूछता है थोड़ा इजी होगा, मेंस में ज़रूर क्वेश्चन बनता है इसका। तो रैंक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिस्टम, जनरल सिस्टम यहाँ हम ले सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल बी। ए क्या है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। x क्या है, m क्रॉस n का 1 का वेक्टर, और b क्या है, m क्रॉस 1 का वेक्टर। ये जो x होगा वो n क्रॉस 1 का होगा, अभी हमने पढ़ा था शुरू में। अब हमें ध्यान देना है, वैसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो स्क्वायर का ही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो हमें ज़्यादा बहुत इस पर फोकस, टेंशन नहीं लेना है कि m क्रॉस n अलग अलग आ गया। तो ये स्क्वायर का ही पूछेगा, 3 क्रॉस 3 का ही पूछता है, उससे अबव ऑर्डर का बनता नहीं। तो हमें 3 क्रॉस 3 पर पर्टिकुलर वे में फोकस करना है। फिर भी हमने एक जनरल मैट्रिक्स ली है, जनरल मेथड है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। जैसे कोई सिस्टम ए एक्स इज इक्वल बी है, तो ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये हमारा नॉन जीरो वेक्टर है या कॉलम वेक्टर, और ये सॉल्यूशन वेक्टर है। अब जो ए है और बी है इनको एक साथ लिखते हैं इस तरीके से, ए डॉट कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है बी। तो ये जो एक मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तो हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, और ये क्या है, एक ऐड हो गया। तो जो ये ओवरऑल मैट्रिक्स बनेगी इसमें एक कॉलम ऐड हो जाएगी m क्रॉस n प्लस 1। तो ये हमारा रैंक मेथड में जो सबसे पहला काम होता है, हमें क्या फाइंड करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अभी हम क्वेश्चन लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले मेथड देख ले रहे हैं। अब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, अब देखिए इसमें दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए भी है, ये जो यहाँ तक की मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है, ए है, और दोनों को मिलाने के बाद जो बनती है उसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद जो हमारा काम होता है, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्लॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, लेक्चर नंबर 5 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो लेक्चर नंबर 5 है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, लेक्चर 5, उसमें हमने एक्लॉन फॉर्म और रैंक कैसे फाइंड करते हैं ये देखा गया है। तो इस मैट्रिक्स को हम एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें रैंक फाइंड कर सकते हैं किसकी, चूँकि दो मैट्रिक्स है हम उसमें रैंक फाइंड कर सकते हैं, रैंक ऑफ ए, और दूसरा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये।
ए कॉलन बी। अब जब ये हम रैंक फाइंड कर लेंगे तो डिपेंडिंग ऑन रैंक की क्या क्या नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए ये हमने ए कॉलन बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हम ए बी हमारी एक्लॉन फॉर्म में रहेगी और ओवरऑल ए कॉलन बी भी एक्लॉन फॉर्म में रहेगा। तो हम रैंक ऑफ ए मतलब रो ए देखेंगे कितना है और एक्लॉन मैट्रिक्स का रैंक देखेंगे। अगर दोनों का रैंक फाइंड करने के बाद अगर रैंक इक्वल नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इस केस में सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अब रैंक अगर बराबर है तो रैंक अगर बराबर हो गई तो क्या होगा, दूसरा केस रैंक बराबर होती है तो दो चीज़ है। अगर मान लीजिए हमने ए लिया एक 3x3 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसमें जो ए एक्स बराबर बी बनेगा उसमें जो एक्स की डायमेंशन होगी वो क्या होगी, n×1, मतलब n डायमेंशन का ये क्या होगा, कॉलम वेक्टर होगा। अब रैंक अगर बराबर है तो हमें क्या चेक करना है कि जो रैंक हम मान लेते हैं बराबर है तो आर एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों की रैंक, जो रैंक ए है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक है दोनों सेम है, उसको आर मान लेते हैं। फिर आगे हम क्या चेक करेंगे कि जो आर है वो क्या एन के बराबर है क्या। अगर आर एन के बराबर है, जैसे मान लीजिए रैंक निकालते हैं और रैंक क्या आ जाती है 3 और हमने 3x3 मैट्रिक्स लिया है तो रैंक और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस केस में n-r कितना हो जाएगा, 0, और जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब केवल एक ही x की वैल्यू होगी जो ax = b को सेटिस्फाई करेगी। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है, सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर रैंक n से छोटा हो गया तो उस कंडीशन में n-r क्या होगा, >0 होगा। तो और ऐसे कंडीशन में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो अब मान लीजिए हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, तो सिस्टम क्या होगा इस केस में भी, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलन बी। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो कुछ वेरिएबल्स होंगे उनको आर्बिट्री वैल्यू देना पड़ेगा। कितने वेरिएबल होंगे, n-r वेरिएबल को हम क्या देंगे, आर्बिट्रेरी वैल्यू। हम एक दो सवाल करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। हमने एक क्वेश्चन लिया है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो हमें इसका क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो ये हमारा सिस्टम है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये GIC लेक्चरर 2021 के प्री में पूछा गया था।
तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको AX इज इक्वल बी, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, हम रैंक मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हम डायरेक्ट इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। हम इसको पहले इस फॉर्म में नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या होगी, इसके कोएफिशिएंट 1 1 2 1 1 2 2 -1 3 1 -1 -1 और ये कॉलन करके ये जो वेक्टर है 4 6 1, ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनी। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्लॉन फॉर्म में बनाने के लिए हम सिंपली जो रो 2 और रो 3 है ये 0 बनाएंगे, ये यहाँ एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे इनको। तो इसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे यूज होता है। R2 इज चेंज टू R2 माइनस 2R1 और R3 इज चेंज टू R3 माइनस R1। तो ये मैट्रिक्स बनेगी 1 1 2 4 0 -3 माइनस, इसको हम घटाएंगे R2 में 2 टाइम्स R1 का मल्टीप्लाई करके -1 -2 0 -2 -3 -3। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे का एलिमेंट को 0 करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, R3 को चेंज करेंगे 3R3 माइनस 2R2 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगी मैट्रिक्स, 1 1 2 4 और 0 -3 -1 -2, ये हो जाएगा 0 0 -7 -5। तो ये अब जो मैट्रिक्स है वो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ये यहाँ तक जो है A, अगर इसका रैंक निकालें तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ नॉन जीरो मैट्रिक्स है इक्लॉन फॉर्म में वो क्या है 3। तो जो A है उसका रैंक कितना होगा 3। और पूरे को जब कंसीडर करें, पूरे को जब कंसीडर करते हैं तो रैंक ऑफ, चूँकि ये इक्लॉन फॉर्म है किसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, उसमें भी नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रोज कितनी है 3। तो इसकी भी रैंक कितनी आ जाएगी 3। जो रो A इज इक्वल क्या मिला है, रो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B, और वो किसके बराबर है 3, और 3 क्या है n के बराबर, चूँकि n क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हमने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम और उनकी कंसिस्टेंसी देखी। हमने एक क्वेश्चन कराया है इसमें जिसका आंसर हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ये A। तो अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे कंसिस्टेंसी के ऊपर, और फिर हम क्वेश्चन एग्जाम्पल्स देखेंगे किस सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है तो x और y और z की क्या वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है तो x का क्या मान होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो कौन सा वेरिएबल इसमें जो होगा आर्बिट्रेरी होगा। तो अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।